हेलो दोस्तों, आप सभी का SY स्टडी IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अनुपात का टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 को हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। देखिए, टाइप नंबर 2 में हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें एक टॉपिक है वर्गानुपात, से हम इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है? किसी अनुपात के वर्ग को वर्गानुपात कहा जाता है, यानी कोई अनुपात रहेगा और आपसे उसका वर्गानुपात पूछे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद जो मिलेगा वह उस रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो होगा, यानी वर्गानुपात होगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 अनुपात दिया हुआ है 3:4 और आपसे इसका वर्गानुपात पूछा है, यानी डुप्लीकेट रेशियो पूछा है, तो सिर्फ इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अनुपात में ही रहने देना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 3:4 का जो डुप्लीकेट रेशियो होगा वह 9:16 होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है घनानुपात। इसको ट्रिपल रेशियो बोला जाता है। अब ये ट्रिपल रेशियो क्या है? तो किसी अनुपात के घन कर दे तो जो हमें मिलेगा वह घनानुपात मिलेगा। किसका? तो उस रेशियो, यानी किसी रेशियो का घन करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम घनानुपात कहते हैं। यानी किसी अनुपात के घन को घनानुपात कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 1 अनुपात दिया हुआ है A:B और आपसे इसका घनानुपात पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, क्यू कर देना है। क्यू करेंगे तो AQ/BQ। यह जो मिला हमें, इसको हम ट्रिपल रेशियो कहेंगे और ये हमारा रेशियो। जैसे हम 1 अनुपात लेते हैं 3:4, इसका घनानुपात कहेगा तो 3 का क्यू करिए और 4 का क्यू कीजिए। 3 तिहाई 9 तिहाई 27 और 4 चौके 16 छक्के 64, यानी इसका जो घनानुपात होगा 27:64 होगा। अगला जो टॉपिक है वह है वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो, हिंदी में कहेंगे तो वर्गमूल का अनुपात और इंग्लिश में कहेंगे तो सब डुप्लीकेट रेशियो। इस शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी अनुपात को जब हम उसको वर्गमूल के रूप में लिख देंगे तो जो हमें नया अनुपात मिलेगा वही उसका वर्गमूलानुपात कहलाए। जैसे एक रेशियो दे देता है A:B, या तो अभी अनुपात के रूप में है। अब इससे आपको पूछता है कि वर्गमूलानुपात बताइए कितना हो, तो स्क्वायर रूट कर दें। क्या करना है? A को स्क्वायर रूट के अंदर रखना है और B को भी स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात, यानी कि A:B का जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा वह √A/√B होगा। इसे हम सब डुप्लीकेट रेशियो कहेंगे। इसे और दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट को हटाइए तो पावर 1/2 और B का पावर 1/√1/2। इस तरह से इसका डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वह √A/√B या A का पावर 1/2 अनुपात B का पावर 1/2। उसी तरह से एक अगला टॉपिक है घनमूल अनुपात। इसे सब ट्रिपल रेशियो कहेंगे। घनमूलानुपात सबसे पता चल रहा है कि किसी अनुपात का यदि हम घनमूल्य निकाल दें तो जो अनुपात मिलेगा वह घनमूल अनुपात कहलाएगा। जैसे
एक एग्जाम ए अनुपात बी दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसका घनमूल का अनुपात बताइए, तो कुछ नहीं करना है, घनमूल लगा देना। क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी, ये जो आएगा इसका सब ट्रिपल रेशियो कहलाएगा, यानी घनमूलानुपात। इसके बाद अगला जो टॉपिक है विलोम अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में इन्वर्स रेशियो कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वर्स रेशियो होता क्या है? तो जब किसी अनुपात को हम विलोम कर दें, उलट दे, उलटने के बाद जो अनुपात प्राप्त होगा उसको उसका हम इन्वर्स रेशियो कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी, और आपसे इसका इन्वर्स रेशियो पूछा है, तो क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे, उलट देंगे, यानी कि ए का विलोम लिखेंगे। ए का विलोम होगा ए अपॉन बी, 1 अपॉन ए, और बी का जो विलोम होगा 1 अपॉन बी, और इनके बीच अनुपात, यानी ए का जो इन्वर्स रेशियो होगा 1/a अनुपात 1/b होगा। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी ए बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पर a बचेगा, यानी कि a अनुपात b इसका इन्वर्स रेशियो 1/a अनुपात 1/b होगा, या b अनुपात a होगा। यानी कि a अनुपात b का यदि हम इन्वर्स रेशियो लिखेंगे तो उलट देंगे, यानी पहला वाला चल जाएगा बाद में और बाद वाला आ जाएगा पहले, यानी कि b अनुपात a होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3:4 है और इसका आपको इन्वर्स रेशियो पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले लिखना, बाद वाले टर्म को पहले और पहले वाले टर्म को बाद में लिखना है। ये जो मिल गया यह हो गया इसका इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स रेशियो विलोमानुपाती। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 4:3 का वर्गानुपात निकालिए। इसका वर्गानुपात कैसे निकालेंगे, तो इसको वर्ग कर देंगे, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 4:3 का घनानुपात निकालिए। घनानुपात क्या होगा? घनानुपात निकालने के लिए इसका घन कर दीजिए, 4 का घन 64 और 3 का घन 27, ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से तीसरा सवाल देखें कि 4:3 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? वर्गमूलानुपात पूछा है तो वर्गमूल निकाल लीजिए। सॉरी, 16:9 का वर्गमूलानुपात पूछा, 16:9 का वर्गमूलानुपात यदि हमको निकालना है तो वर्गमूल लगा देंगे। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, इस तरह से इसका जो वर्गमूलानुपात होगा 4:3 होगा, यानी सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10:18, 7:21, 12:16 और 8:20। हमें बताना है कि इन चारों अनुपात में से बड़ा कौन है। इसके लिए इनके बीच आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना कितना का। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 8 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 14 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो है वह 4 का, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वह 12 का। हमें सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, तो जिसका सबसे कम डिफरेंस होगा वही सबसे बड़ा अनुपात। सबसे कम डिफरेंस किसका है? 12:16 का, यानी आपका आंसर होना चाहिए 12:16 जो है वह सबसे बड़ा अनुपात है। इसी तरह से यदि आपसे पूछते कि सबसे छोटा अनुपात बताइए, या सबसे छोटा अनुपात बताइए, तो जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा वह सबसे छोटा अनुपात। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है? इसका है, तो सबसे छोटा अनुपात कौन हो जाएगा? 7:21, यह सबसे छोटा अनुपात, और यह हो गया सबसे बड़ा अनुपात। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 4 अनुपात दे रखा है। एक है 7:15, दूसरा 15:23, 17:25, 21:29, और आपसे पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सबसे बड़ा अनुपात। हम बड़ा या छोटा निकालने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखिए, यहाँ 8 का डिफरेंस, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 8 का डिफरेंस।
पहले जो कि डिफरेंस अलग अलग था, इसमें डिफरेंस जो है समान समान। तो जब डिफरेंस समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह अनुपात बड़ा होगा। अब देखिए कि इसमें अंश सबसे बड़ा किसका है, इसका है, यानी ए वाला अनुपात जो है सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा अनुपात हमें क्या मिला, 21:29। इस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस देखिए कि समान है कि नहीं। जब डिफरेंस समान हो जाए तो देखिए कि जो अंश आता है, अंश का मतलब जो पहला नंबर आता है वह सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें 7 है, इसमें 15 है, 15 बड़ा है, 15 से 17 बड़ा है, 17 से 21 बड़ा है, यानी सबसे बड़ा अंश इसका है, इसलिए सबसे बड़ा जो अनुपात होगा 21:29 होगा। हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ रहे थे, अब हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 का जो पहला सवाल है, कहता है कि यदि ए, बी तथा सी के आमदनी का अनुपात 3:4:5 है, यदि उनकी कुल आमदनी 600 रुपया है तो ए की आमदनी क्या हो। 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनकी आमदनी का जो अनुपात है 3:4:5 है, यानी ए के पास 3 रुपया आता है, बी के पास 4 रुपया आता है, तो सी के पास 5 रुपया आता है। उसके बाद कहता है इन तीनों की कुल आमदनी 600 रुपया है, तो आप बताइए कि एक की आमदनी कितना होगा, यानी आपसे एक का आमदनी पूछा। इस तरह के क्वेश्चन में 3 व्यक्ति जो क्या है इस तरह से लिखेंगे, ए, बी और सी आया है। इनकी आमदनी का अनुपात है 3:4:5। आपसे एक नियत राशि दे रखा है, कहता है कि इनकी कुल जो आमदनी है वह 600 रुपया। प्रश्न में जो आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और हमारा जो आएगा उसको हम लिखेंगे। किताब का है कुल आमदनी 600, हम लोग कहेंगे तो 3, 4, 7 और 5 12। नियत की तुलना नियत से, और जो निकालना है उसको बगल में गुना। एक की आमदनी निकालना है, एक की आमदनी के लिए कितना से गुना, 3 से गुना कर दीजिए, जो मिलेगा वह आंसर होगा। देखिए 12 25 60, 5 बार में कट रहा है, 3 5 15, 15 पर 1 0, यह आपका आंसर होगा। यानी कि इस 600 रुपये की कुल आमदनी में से ए को 150 रुपया की आमदनी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि ए, बी और सी के आय का अनुपात 5:6:7, यानी ए, बी, सी की आय का अनुपात दे रखा है कितना, 5, 6 और 7। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, कहता है यदि ए और बी मिलकर कुल 2200 रुपया कमाता है, कितना कमाता है, 2200 रुपया कमाता है, तो आपसे पूछा है कि उसमें सी कितना कमाएगा, यानी सी की आय कितनी होगी। चलिए आइए इसको हल करते हैं। कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनकी आय का अनुपात दे रखा है 5:6:7। किताब कहा ए और बी मिलकर कुल 2200 रुपया कमाता है। कितना कमाता है, 2200 रुपया कमाता है। हम लोग कहेंगे तो ए और बी मिलकर कितना कमाएगा, 5 और 6 11 रुपया। आपसे पूछा है कि सी की आय कितनी होगी। सी की आय के लिए आपको 7 से गुना कर, 11 दूना 22, यानी 7 दूना 14, 14 पर जो 2 जीरो, ये जो 1400 आया आपका आंसर होगी, यानी सी की जो आय होगी वो 1400 रुपया। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 3 मित्र 624 रुपया को आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। उसके बाद आपसे सवाल पूछा है कि जो तीसरा मित्र है उसका भाग कितना होगा, उसका हिस्सा कितना होगा, यानी उसका अंश कितना होगा, यानी तीसरे मित्र का आपसे हिस्सा पूछा है। मान लेते हैं कि 3 मित्र, एक ए है, एक बी है और एक सी है। 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में क्या करते हैं, बांटते हैं। कुल कितने रुपये को बांट रहे हैं, 624 रुपया। किताब कहा कुल बांटी गई रकम 624, हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने में थोड़ा दिक्कत है तो इसको छोटा कर दें। छोटा करेंगे तो एक नया अनुपात हमको मिलेगा। छोटा करने के चलते 12 से सबों में गुना कीजिए, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पे 3 मिलेगा। यानी ए, बी और सी जो कि फ्रैक्शन के रूप में पहले उनके बीच पैसा बांटा जा रहा था, अब बिना फ्रैक्शन के हिसाब से बांटा जाएगा। यानी पहले ए, बी और सी के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जा रहा था, अब 6:4:3 के रूप में बांटा। किताब का उनके बीच बांटी गई कुल रकम 624 है। हम लोग कहेंगे तो 6, 4, 10 और 3 13 रुपये। आपसे तीसरे मित्र का हिस्सा पूछा है, तीसरे मित्र के लिए 3 से गुना।
13 से डिवाइड कीजिए, 13 चौके 52 और 3 8 16 से 48 से 3 में गुना कीजिए, 8 3 24 4 12 और 2 14, यानी तीसरे मित्र को 144 रुपया। यानी कहता है कि एक विद्यालय में 3 कक्षाएं 1, 2 और 3, कक्षा 1 और 2 में लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3, कक्षा 2 और 3 में लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 9:7। उसके बाद एक स्टेटमेंट कहता है कि तीनों कक्षाओं में कुल लड़कों की संख्या 129 है। तो आपसे पूछा है कि तीसरी कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी। पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3। दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 9:7। 9:7। अब यहाँ से तीनों कक्षाओं में लड़कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या कॉमन है, बराबर करना है, बराबर है नहीं, इसको 3 से गुना कीजिए। 3 से गुना करने पर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में लड़कों की संख्या का अनुपात मिलेगा 3 दूना 6:9:7। किताब का कुल लड़कों की संख्या 129, हम लोग कहेंगे तो 9 7 16 और 6 22। तीसरी कक्षा के लिए आपको 7 से, यह जो आएगा यह आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 91 लड़के 3 पंक्तियों में बैठे, यानी लड़कों की संख्या 91 है और उसे 3 पंक्ति में बैठाया गया, जिसमें कहता है पहली और दूसरी पंक्ति में बैठे हुए लड़कों का अनुपात जो है वो 5:2 है। उसके बाद एक और रेशियो दिया हुआ, कहता है कि दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में बैठे हुए लड़कों का अनुपात 1:3 है। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताइए कि दूसरी पंक्ति में कितने लड़के बैठे हुए। 3 पंक्तियां हैं, जिसमें पहली और दूसरी पंक्ति में बैठे हुए लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:2। दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में बैठे हुए लड़कों का अनुपात है 1:3। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब यहाँ से पहली, दूसरी और तीसरी पंक्तियों में बैठे हुए लड़कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों में कॉमन दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को बराबर कीजिए। यदि इसको 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में बैठे लड़कों की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। कितना, 5:2:6। किताब का कुल लड़कों की संख्या 91 है, हम लोग कहेंगे तो 5 और 2 7 और 6 13। नियत की तुलना नियत से आपसे पूछा है कि दूसरी पंक्ति में कितने लड़के बैठे थे, 2 से गुना कर दीजिए। 13 7 91 और 7 दूना 14, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 14 लड़के दूसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि किसी धनराशि को ABC में इस प्रकार से वितरित किया जाता है, यानी बांटा जाता है कि A का जो भाग है B का 2 गुना है। उसके बाद कहता है कि B का जो भाग है C का 4 गुना है। तब आपसे पूछा है कि उन तीनों के भागों का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को चेन का क्वेश्चन कहा जाता है, यानी एक दूसरे पर यह डिपेंड होते हैं, यानी कि A का वैल्यू तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि B के वैल्यू नहीं निकाला, B का वैल्यू तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि C का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। चलिए इसको बनाते हैं। कहता है A जो है B से कितना गुना है, 2 गुना है। मान लेते हैं कि A के पास 1 रुपया है, तो B के पास कितना होगा, 2 रुपया। अब B के बारे में कहता है कि B का भाग C का 4 गुना है, तो दूसरी भाषा में यह भी हम कह सकते हैं कि जो C का भाग होगा B के भाग का 1/4 होगा, यानी C का जो भाग होगा B के भाग का 1/4, यानी इतना होगा। इस यहाँ से हम अनुपात इसका बना लेते हैं। अनुपात निकालेंगे तो मिलेगा 8:4:1, यानी कि इनके बीच भागों का जो अनुपात हमें मिला 8:4:1 मिला। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी तरीका, 3 व्यक्ति है, एक A है, एक B है और एक C है। A के बारे में कहा गया है कि A जो है B से 2 गुना है और B जो है C से 4 गुना है, यानी A निकालना है तो पहले B निकालना होगा और B निकालना है तो C निकालना है।
यानी ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी ए बी पर, बी सी पर है, लेकिन सी किसी पर नहीं है, तो सी को ही मानकर चलते हैं कि सी के पास 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया है। तो बी के पास इससे कितना गुना अधिक होगा? 4 गुना होगा, यानी कि बी के पास 4 रुपया होगा। अब ए के पास कितना होगा? तो बी से दोगुना होगा, यानी ए के पास 8 रुपया होगा। आपसे इनका अनुपात पूछा है, अनुपात लगा दीजिए, 8:4:1, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बनाना, यानी सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं। 9वां क्वेश्चन है, कहता है कि 86,700 रुपये की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये पे, यानी कि जब ए को 1 रुपया मिलता है तो उसके बदले बी को 90 पैसे मिलते हैं। यानी जब जब ए को 1 रुपया देंगे तब तब बी कितना लेगा? 90 पैसा लेगा। उसके बाद कहता है बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के बदले, यानी बी को जब 1 रुपया मिलेगा तब सी को 110 पैसे मिलते हैं। इस विभाजन में आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, यानी बी का भाग कितना होगा।